ऐतिहासिक एक आंकड़ा जो है वो हम लोगों ने पार किया है। एक ही दिन में 2 करोड़ टीके लगाने का जो लक्ष्य है, यूं कहें कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है, वो पार कर लिया है, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। शायद यहां से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में अब कोरोना टीकाकरण के प्रति जो जागरूकता थी वो फैल चुकी है, और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, कोरोना से आपको बचाने के लिए हम पिछले 2 साल से, पिछले 1.5 या 2 साल से हम लगातार ये कार्यक्रम कर चुके हैं। 500 से ज्यादा एपिसोड हम इसके कर चुके हैं। लगातार हम अपने श्रोताओं के साथ बने हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर होते हैं और आज हमारे साथ डॉक्टर हैं पीयूष रंजन। पीयूष रंजन, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत नवीन सक्सेना जी। और आज के इस मौके पर बिल्कुल जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण के लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, और लोगों के मन में टीके को लेकर के जो कि भी संदेह था वो धीरे धीरे जाता हुआ सा नजर आ रहा। जी पीयूष जी, 2 करोड़ टीके आज हम लोगों ने लगा लिए हैं, और 75 जो करोड़ का जो आंकड़ा है वो हम पार कर चुके हैं, बहुत पहले पार कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना की जो महामारी थी, जिसे हम पैंडेमिक कह रहे थे, पूरे विश्व में इसे पैंडेमिक कह रहे थे, हमारे देश में भी एक तरह से पैंडेमिक था, क्या अब वो एंडेमिक की ओर बढ़ चुका है? आज अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं पीयूष जी। जी, जैसा वर्तमान में अभी हमारे पास आंकड़े हैं, जो 75 करोड़ का आंकड़ा है, ये वाकई हम सबों के लिए उत्साहवर्धक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं तमाम देशवासियों को थोड़ा सा सतर्क रहने की भी सलाह दूंगा कि ये 75 करोड़ जो है वो लोग हैं जिन्होंने कि फर्स्ट डोज ले रखे हैं। अभी तो उनका दोनों डोज होना बाकी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि टीका जो है वो सुरक्षा की सिर्फ एक और कड़ी है। जैसे कि हमारे पास सुरक्षा की जो दूसरी कड़ी है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और जो मास्क बार बार पहनना है, और जो 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन रखना है। टीका लगाने के पहले, टीका लगाने के दौरान और टीका लगाने के बाद भी हमें सुरक्षा के ये तमाम सारे जो उपाय हैं उनका पालन करते रहना है। और जहां तक कि आपने ये बात की डिजीज के पैंडेमिसिटी और इंडेमिसिटी के बारे में, तो वो अभी लास्ट में अभी हमारा जो वो जून के समय में अभी आया था, जो राष्ट्रव्यापी जो सेकेंड वेव जो हम लोगों ने कहा था, जो मई और जून के महीने तक में देर तक रह रहा था। अभी हाल में ही महाराष्ट्र और केरल में जो स्थिति है वो थोड़ी सी सुधार की तरफ है। लेकिन ये उत्साहवर्धन तो हमारा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना है कि हमें सतर्कता में कोई कमी नहीं रखना है। खासकर विशेष तौर पर जबकि त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो उसमें सतर्कता को वो हमें जारी रखना है, ताकि धीरे धीरे अभी और थोड़ा सा समय और हमें सतर्कता की आवश्यकता होगी। जैसे कहते हैं ना कि कुछ देर और चलो, सफर अभी अधूरा है। हाथों में लिए हाथ चलो, सफर अभी अधूरा है। तो अभी कुछ महीने और बीत जाने पर, जबकि हम लोग जो राष्ट्रव्यापी जो केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस जो हैं वो लगभग 0 के तरफ, जबकि 1% से भी अभी कम है। जब पूरे देश में ऐसा कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक रहेगा, तब हम कहेंगे कि ये पैंडेमिक पूर्ण तौर पर ओवर हो गया, जिसकी ओर की हम लोग बढ़ते हुए से दिख रहे हैं। जी पीयूष जी, पिछली पहली और 2 वेव में काफी लोगों को कोरोना हुआ। 75 करोड़ से ज्यादा लोगों का हम टीकाकरण कर चुके हैं, भले ही वो पहली डोज हो या दूसरी डोज हो। अब हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं? जैसे हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, कार्यक्रम जब भी हमने इसकी बात करी कोरोना की, तो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते, तो क्या हम अब उस मुकाम तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या पहुंच चुके हैं? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी वो स्थिति होती है जब कभी भी किसी भी ऐसे पॉपुलेशन में जहां पहले से कोई भी डिजीज ना हो, जिसे कि हम लोग वो पर्टिकुलर, जिसे कि हम लोग नेव पॉपुलेशन कहते हैं। जी, ठीक है। तो उसमें अगर अचानक से कोई नई बीमारी आती है, तो उस बीमारी शुरू में बिल्कुल पेंडेमिक के तौर पे होता है। और हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये कि एक समूह में अगर समूह की इम्यूनिटी है, वो बीमारी धीरे धीरे असर करना बंद कर देगी, और धीरे धीरे वो एक बड़ी विकराल रूप, जिसे कि हम लोग पैंडेमिक का, या फिर वो एक कंसिडरेबल हेल्थ प्रॉब्लम की बात जो होती है वो खत्म हो जाती है, तब हम लोग कहते हैं। इसके लिए लगभग एक बॉल फिगर जो है वो ये है कि 80% लोग जो हैं वो अगर इम्यूनाइज हो जाएं, वो या तो प्रीवियस इन्फेक्शन के दौर की वजह से इम्यूनाइज हो जाएं, या टीकाकरण के बाद इम्यूनाइज हो जाएं।
अगर देश की जनसंख्या अगर हम लोग एक मोटे तौर पर 120-130 करोड़ के आसपास माने तो 100 करोड़ के आसपास जो कोई भी जनसंख्या जब हम लोग इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे तब हम लोग कहेंगे हर्ड इम्यूनिटी में ये हो जाएगा। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी में अभी हम लोग जैसे दोनों टीके जब लोगों के हो जाएंगे तब फुल प्रोटेक्शन हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं फिर भी इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में लोगों को कहना चाहूंगा कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना न छोड़ें। सतर्कता में किसी भी तरह की कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। जी, बहरहाल हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर पीयूष रंजन हैं जो आपके सवालों का, आपकी जिज्ञासाओं का जवाब देंगे। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप फोन कर सकते हैं 23314444 पर। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। बहरहाल हमारे पहले कॉलर जो हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती से उमेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा अपने सवाल के साथ। उमेश जी, स्वागत है आपका। सर, मैंने वैक्सीन लिया है, पहली डोज लिया है, लेकिन मेरा ये नेट पे शो नहीं कर रहा है, तो मैं पहली डोज फिर वापस लेता हूँ तो क्या वो हमको अच्छा रहेगा कि हानि पहुंचाएगा शरीर को? जी, डॉक्टर पीयूष, ये पहली डोज ये ले चुके हैं लेकिन ये इनको शो नहीं कर रहा है, इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी चाहते हैं कि पहली डोज का एक बार फिर ले लें क्या? नहीं, कुल मिलाकर इन्हें 2 ही डोज लेना चाहिए। अगर किसी लिपिकीय त्रुटि की वजह से अगर शो नहीं कर रहा है तो वो संबंधित अधिकारियों से मिल करके वो रिकॉर्ड को ठीक करा ले। अभी के समय में जो है कुल मिलाकर 2 ही डोज की अनुशंसा की गई है। हाँ। और किसी भी तरह से अगर वो कहीं भी अगर रिकॉर्ड की में अगर कोई लिप की त्रुटि हो गई है तो भी किसी भी हाल में मिला करके ये 2 से ज्यादा डोज न लें। यहाँ यह बात तमाम सुनने वालों को मैं बता देना चाहूंगा कि फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, जो वैक्सीन है उसके केमिकल कंपोजिशन में, उसके जो अंदर जो दवाई रहती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो चाहे वही दवाई आपको पहले डोज के नाम में जो पहले डोज में दी जाती है, सेम दवाई आपको दूसरे डोज में दी जाती है। तो कुल मिला के कोई 2 डोज आप ले लें, वो आपके लिए पर्याप्त होगा। चाहे वो पहली डोज के नाम पे हो या दूसरे डोज के नाम पर हो, दवाई सेम ही रहती है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से शिवा, ये उनका प्रश्न सुनते हैं। शिवा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ सर, जैसे मैंने कोविड के दोनों टीके सर लगवा लिए हैं, तो इस समय सर हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए या एक दूसरे से मतलब कि वही सावधानी बरतनी चाहिए जो हम पहले पालन करते आ रहे हैं सर? जी, डॉक्टर पीयूष, आपने जैसा आपने बताया दोनों टीका आपने ले लिया, यह बहुत अच्छा आपने किया, आपको बधाई। दूसरी बात, जैसा मैं बार बार कहते आया हूँ, टीका लेने के पहले, टीका लेने के दौरान और टीका लेने के बाद भी, जैसा कि आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से बार बार बताया जा रहा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में, यानी आपको 2 गज की बीच की जो 2 गज दूरी आपको बराबर बनाए रखनी है। मास्क आपको पहनना हमेशा जरूरी है। छींकते समय या खांसते समय अगर कभी भी हो तो वो आप ये अपने चेहरे को रुमाल से ढक लें। नंबर 3, अगर आपको किसी भी तरह का कोई संदेह हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, जुकाम हो, बुखार हो या कुछ भी हो, तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें। घर से बाहर तभी आप निकले जबकि आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो। बेवजह न भीड़ का हिस्सा बने और बेवजह न भीड़ में शामिल हो। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका कि पालन आपको अगले कुछ महीने तक, जब तक कि पूरे देश से, पूरे धरती से कोविड का खतरा पूर्ण तौर पे खत्म ना हो जाए, तब तक आपको इसका पालन जरूर करते रहना चाहिए। जी, आइए महाराष्ट्र का रुख करते हैं और ठाणे से गुरुनाथ जी की प्रश्न, गुरुनाथ जी की जिज्ञासा सुनते हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। नमस्कार गुरुनाथ जी। नमस्कार सर। आज जो वैक्सीनेशन सर 2 करोड़ का हो गया, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है हाँ। सर, अपने संस्थापक को बहुत बहुत हार्दिक बधाई मेरी जी। और मेरा सर सवाल है, जो निपा वायरस और ये जो कोरोना सर, इनमें जो लक्षण क्या होते हैं, मतलब जी सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बताइए। और जो अपन जो ये वैक्सीन लिए है, ये प्रोटेक्ट उसको भी कर सकते हैं कि जो निपा वायरस है, और ये छोटे बच्चों और बड़ों के बीच में कुछ फर्क है?
मतलब सबको हो सकता है क्या? जी डॉक्टर, निपाह वायरस जब से आया हुआ है तब से एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसे कहते हैं लोगों के बीच में आ चुका है। एक तो यह है कि निपाह वायरस और कोरोना वायरस के दोनों के लक्षण क्या समान होते हैं, नंबर 1, और नंबर 2, ये ज्यादा से ज्यादा किस आयु वर्ग के लोगों को इफेक्ट करता है? जी, ये बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जी, निपाह वायरस और कोविड, ये जो कोरोना वायरस है, दोनों के बीच में मैं बड़ी संक्षेप में तुलनात्मक तौर पर जानकारी दूं। सबसे पहले सिम्टम के बारे में इन्होंने पूछा। जी, तो कोविड वायरस में जो मूल तौर पर सिम्टम जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम होता है, यानी सर्दी, खांसी, नाकों से जो है नाक का बहना और सांस में तकलीफ। जी, निपाह वायरस में रेस्पिरेटरी कंप्लेंट के अलावा सेरिब्रल सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कि तेज बुखार के साथ जो डिप इन द सेंसोरियम होता है, चमकी का आना हो सकता है। तो ये सेरिब्रल सिम्टम्स भी होते हैं और साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम भी होते हैं। कोरोना वायरस में जो फैलने के तरीके होते हैं वो ड्रॉपलेट और एरोसोल जनरेटिंग होते हैं, जबकि कोविड वाले जबकि निपाह वायरस में जो कोई भी ये इन्फेक्शन होते हैं वो जो फल होते हैं, वो फल को अगर जंगली चमगादड़ जो है उनके द्वारा जूठा किया हुआ अगर जंगली फल जो है वो अगर मनुष्य खा ले तो उसके जो लाड़ के द्वारा जो ये होता है। रेस्पिरेटरी ये तरीके के द्वारा जो है वो एक इम्पोर्टेंट वे ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। नंबर 3 जो आपने बताया वैक्सीन के बारे में, अभी वैक्सीन जो है पूरे विश्व भर में जो है 4-5 ऐसे वैक्सीन है जो कि अनुमोदित है कोविड वैक्सीन के कंट्रोल के लिए। जी, लेकिन अभी तक कोई भी निपाह वायरस के अगेंस्ट में कोई भी वैक्सीन नहीं है। जो एज ग्रुप की बात की गई, जिस तरह से कोविड में जो है वो कोई भी एज ग्रुप जो है वो इम्यून नहीं है, ये बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक में सभी में हो सकता है। हालांकि ये बुजुर्गों में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं उनमें जो है वो ज्यादा ये जो है घातक होता है। लेकिन निपाह में भी सिमिलरली जो है वो किसी को हो सकता है, लेकिन ये यूजुअली जो है वो चूंकि जो ऐसे जो कि फिजिकली एक्टिव ज्यादा होते हैं, जो कि मान लीजिए ट्रैकिंग या ये सब में होते हैं, वो अगर वो जंगली चमगादड़ द्वारा जूठे फल को अगर खा लिया तो उसके बाद इस बीमारी के होने के चांसेस होते हैं। निपाह में एक खास कंसर्न ये है कि अगर गर्भवती महिलाओं को ये अगर ये हो जाए तो फिर उसके बाद जो बच्चे जो होते हैं बाद में पैदा लेते हैं उनमें जन्मजात विकृतियों की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो वो एक ये सारे कंसर्न है। इन शॉर्ट मैंने निपाह वायरस और इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन कभी किसी समय में निपाह वायरस के बारे में जब चर्चा होगी तब हम लोग इसके बारे में और जानकारियां साझा करेंगे। डॉक्टर पीयूष, हमें उम्मीद है कि आपने जो तुलनात्मक जानकारी हमें दी निपाह और कोरोना के बारे में, इससे काफी कुछ जो है हमारे श्रोताओं को क्लियर हो चुका होगा। बहरहाल निपाह पे हम फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे। आइए अब हमारे अगले श्रोता हैं नोएडा से अरुण कुमार, उनका प्रश्न सुनते हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। आज हमने वैक्सीनेशन कराया है, मियां बीवी दोनों लोगों ने। तो सर हमें तो मतलब बुखार नहीं आया, मैडम को बुखार आ गया सर। वहाँ से कोई टेबलेट वगैरह नहीं मिला है, तो हम लेके खा सकते हैं कि नहीं? जी डॉक्टर। जी, इसमें 2 महत्वपूर्ण, सबसे पहले ये कि वैक्सीन के बाद जो कोई भी मामूली साइड इफेक्ट हो, चाहे वो बुखार का आना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये किसी भी तरह आपके वैक्सीन के प्रोटेक्टिव वैल्यू या इम्यूनोजेनिसिटी का मार्कर नहीं है। यानी किसी भी, कुछ लोगों को हो सकता है कि बुखार हो, कुछ लोगों को बुखार ना हो। जिन लोगों को बुखार नहीं हो उन लोगों को मन में यह वहम नहीं पालना चाहिए कि बुखार नहीं हुआ तो ये वैक्सीन पता नहीं असली था या नकली था। ठीक है, इसका वैक्सीन के प्रोटेक्टिव वैल्यू या इम्यूनोजेनिसिटी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं। दूसरा ये कि जिन लोगों को बुखार हो या शरीर में दर्द हो या सर में दर्द हो, वो थोड़े समय तक, ये बहुत मामूली होते हैं, वो डॉक्टर की सलाह पर या वैसे भी जो है पैरासीटामोल की टेबलेट जो है बुखार के लिए 1-2 दिन तक ले सकते हैं। साथ ही साथ वो आप बहुत ज्यादा जो तरल पदार्थ हो, फ्लूइड वो आप पिए, 1-2 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर ये 2-3 दिन तक से अगर ज्यादा परसिस्ट कर रहा है या आपको तेज बुखार हो रहा है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप नजदीक के डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। जी डॉक्टर पीयूष, यहाँ पे देखने पर आया है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वैक्सीन लेने के तुरंत बाद एक्सर्शन करने लगते हैं, हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिम जाने लगते हैं, या अपना जो रूटीन होता है वो एकदम शुरू कर देते हैं। तो उन्हें कितने दिन तक इंतजार करना चाहिए अपने नॉर्मल एक्सरसाइज के रूटीन में वापस आने के लिए?
देखिए, इसमें दो बात है। जो फिजिकल एक्टिविटी की बात हुई, तो वैक्सीन लेने के बाद आप एक आधा दिन आराम करने के बाद जो है, जिस दिन वैक्सीन लिया उस दिन आराम करने के बाद अगले दिन जो आप दैनिक कार्य के लिए दफ्तर जाना हुआ और जो हल्का फुल्का जो आपको जो नॉर्मल एक्टिविटी वो कर सकते हैं। स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज के बारे में किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं है और कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो हैवी जॉगिंग और ये सारी चीजें जो है, ये अपुष्ट जानकारी के तौर पे मैं व्यक्तिगत तौर पे सलाह दूंगा कि एक आधा दिन चूंकि वो बुखार का का खतरा रहता है, तो 1-2 दिन तक आप उससे परहेज कर सकते हैं वैक्सीन लेने के बाद। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोविड होने के बाद कितने दिनों तक हमें फिजिकल एक्टिविटी या हैवी एक्सरसाइज से मना करना चाहिए। तो अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार ये है कि कोविड के बाद जो लोग रिकवर हुए हैं वो अगले कुछ महीने तक, 1-2 महीने तक जो है वो हैवी जो फिजिकल एक्सर्शन जिसे कहते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म जॉगिंग करना घंटे भर तक, जो अगर उनकी दिनचर्या में शामिल था तो उसके बजाय इंडोर वो कुछ समय तक कर सकते हैं। हैवी एक्सर्शन से अपने आप को कोविड से रिकवरी के बाद खुद को बचा करके रखें। जी डॉक्टर। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से मोहम्मद वजीर। आइए उनकी जिज्ञासा, उनका प्रश्न जानते हैं। मोहम्मद वजीर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं पिछले दिनों इसी हफ्ते में मैंने इंजेक्शन लगाया था जी। तो इंजेक्शन लगाने के बाद तो हमें शरीर में कुछ ऐसे हलचल हो रहा है कि जब से फुर्तीला सा शरीर हो। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि क्या इंजेक्शन से ऐसा हो रहा है या हमारे खान पान से कुछ हो रहा है? जी की बात की, एक बार फिर से नवीन जी दोहरा दें प्लीज। जी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद ये कह रहे हैं कि हमें बहुत फुर्ती आ गई है शरीर के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि खान पान की वजह से हुआ है या इंजेक्शन की वजह से कोई रिएक्शन हुआ है? जी, शरीर में अत्यधिक फुर्ती का आना ऐसा इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। अगर वो स्फूर्तिवान है और ऊर्जावान है तो वो ये किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। वो अच्छी आदत जो कि खान पान से संबंधित हो या नियमित व्यायाम के रूप में हो, वो उसका वो पालन करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। आइए अब पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। वहां से सुब्रत जी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी, स्वागत है आपका। अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को नमस्ते सुब्रत सर। जैसे कि सर अभी देख रहे हैं कि जो कि वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, तो कि मैंने सर फर्स्ट डोज ले लिया था कोविशील्ड का। और सर सेकेंड डोज हमारे यहाँ सर कोवैक्सीन आ चुका है, क्योंकि कोविशील्ड इतना अवेलेबल नहीं है। तो मैं जानना चाहता था कि फर्स्ट डोज कोविशील्ड और सेकेंड डोज कोवैक्सीन का जो कि लेना सही होगा या कुछ रिएक्शन हो सकता फर्क है? हाँ। और सेकंड सवाल ये था कि सर जो थर्ड वेव की जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मतलब कि कितने दिन के अंदर आने की एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, उसके लिए हमको भी तैयारी रखना है ना, सावधानियां बरतना है ना। डॉक्टर पीयूष, इनके दो मुख्य सवाल हैं। पहला तो वैक्सीनेशन का मिक्स एंड मैच वाला है, उस पर जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत से लोगों का कंसर्न है और लगातार ये प्रश्न आते रहते हैं। जी देखिए, अभी तक जो है मिक्स एंड मैच वाला जो है वो राष्ट्रीय टीकाकरण नीति के अंदर में नहीं आया। अभी तक ये सलाह दी जा रही है कि किसी भी व्यक्ति ने पहली डोज अगर कोवैक्सीन की लिए तो वो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन के लिए, पहली डोज अगर कोविशील्ड की लिए तो दूसरी डोज भी वो कोविशील्ड के लिए। हो सकता है थोड़े समय के लिए किसी भी स्थानीय जगह पर जो है वो कोविशील्ड जो या फिर कोवैक्सीन जो वो अनुपलब्ध रहे। थोड़ा इंतजार कर लें, कुछ दिनों के अंतराल से या कुछ दिनों की देरी से इस पे कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी के समय में मिक्स एंड मैच करने के लिए वो अनुमति नहीं है। खुद से जो वो ऐसी कोशिश करने से वो बचे। पहले ये बात हो गई। दूसरा सवाल इनका क्या था? दूसरा सवाल ये जानना चाहते थे कि जो थर्ड वेव की लगातार बात हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्या वो पॉसिबिलिटी है आने की? अभी भी थर्ड वेव का खतरा टला नहीं है। बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अब कोई वेव नहीं आएगा। आप जो प्री कोविड 2 साल पहले जैसी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी थी उसमें वापस हो जाए। अभी भी समय में जो स्थानीय सरकार जो है, स्थानीय जो शासन व्यवस्था है, वह हमें जो है वो जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या फिर जो कोविड रेस्ट्रिक्शन जो स्कूलों में ये या फिर वो चाहे बाजारों के खुलने और इस तरह के संबंधित जो कोई भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मेरी आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से यह प्रार्थना होगी, यह अपील होगी कि वो उसका कड़ाई से पालन करते रहें। थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव
कोई भी वेव का आना ना आना सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। यानी बचाव से संबंधित जितने भी नियम जो कि आपको बार बार बताए जाते हैं, उसका अगर आप कड़ाई से पालन करते रहेंगे तो कोई भी थर्ड वेव या फोर्थ वेव नहीं आएगा। अगर इसमें ढिलाई करेंगे, अगर हम लोग गैर जिम्मेदारी से इसका परिचय देंगे और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसका फॉलो नहीं करेंगे, तो थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव वो बार बार आता रहेगा, हमें परेशान करता रहेगा और लोगों को इसकी वजह से जो है जान भी गंवानी पड़ सकती है। जी, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी जिज्ञासा और अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। आइए सुनते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। इंद्रभान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर, कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह। हाँ जी इंद्रभान जी कहिए। सर, भारत में सितंबर तक बच्चों के लिए स्वदेशी कोविड-19 की वैक्सीन क्या आ सकती है? जी डॉक्टर, बच्चों को लेके हमारे सभी श्रोता या पूरे भारतवासी, देश भर के जितने लोग हैं वो कंसर्न है, क्योंकि स्कूल खुलने लगे हैं, बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं जिससे बच्चे इन्वॉल्व हैं। बच्चों का टीकाकरण कब तक शुरू होगा, ये जानना चाहते हैं। जी, अभी उसमें कुछ समय लग सकता है, कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है। सितंबर में अभी तक कोई भी डेट ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है। जो कोई भी विश्व भर में जो आंकड़े आए हैं उसमें दो महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित मैं साझा करना चाहूंगा। पहला ये कि जो सीरो सर्विलेंस हम लोग कहते हैं, यानी ये सीरो सर्विलेंस ये बताता है कि इन पास्ट जो है कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रखा है। तो इसमें ये पाया गया है कि जो बुजुर्गों में और एडल्ट में जितना है, करीब करीब उतना ही इन्फेक्शन जो है वो बच्चों में भी है। यानी इस बात का ये मतलब हुआ कि सब क्लिनिकल या एसिम्प्टोमेटिक तौर पर बच्चों में भी करीब करीब उतना इन्फेक्शन पहले से हो रखा था। इसलिए हमें बेवजह पैनिकी नहीं होना है, नंबर एक बात। लेकिन साथ ही साथ इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि इससे हमें पॉजिटिव वे में लेते हुए सतर्कता में कोई कमी नहीं करनी है। ठीक है। जहां तक स्कूल जाने की बात हुई, देश में जिन जगहों पर जो है वो स्थानीय इन्फेक्शन रेट को देख करके जो है वो स्थानीय शासन व्यवस्था ने स्कूल को बड़े बच्चों के लिए, 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए या 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए खोला है, तो वहां पर वो बच्चे स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन स्कूल जाते समय भी जैसे स्कूल के द्वारा की तरफ से या स्थानीय शासन व्यवस्था की तरफ से जो कोई भी उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए वो जा सकते हैं। बेवजह किसी भी पैनिकी में ना आए, क्योंकि बच्चों में पहले ही इन्फेक्शन जो है वो हो चुका है, जो कि एडल्ट के लगभग इक्विवेलेंट में था, नंबर एक। नंबर 2, बच्चों में जो विश्वव्यापी आंकड़े हैं वो बड़ों की तुलना में बहुत ही माइल्डर फॉर्म में होता है। और अभी के समय में अगले कुछ सप्ताह तक तो अभी जो है राष्ट्रीय टीकाकरण नीति में जो है बच्चों को अभी तक देने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं आया है। तो अगली सूचना का इंतजार करें। जब कभी भी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारी, जब कभी भी डॉक्टर के रूप में जब हम लोग इस बारे में पूर्ण आश्वस्त हो लेंगे कि बच्चों के लिए भी यह उतना ही सेफ है और उतना ही ज्यादा असरदायक है और उतना ही ज्यादा जरूरी है, तब हम लोग इसे टीकाकरण नीति में शामिल करेंगे और उसके बाद ही बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। जी, हमें उम्मीद है इंद्रभान जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहरहाल अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से रीवा से वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब भी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे दूर दराज के कुछ ऐसे गांव हैं जहां से कैंप तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो जो बूढ़े लोग हैं वो कैंप तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचे, उनको वैक्सीन कैसे लगाई जाए या सरकार कोई ऐसा व्यवस्था बनाएगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या वैक्सीन की पहली डोज कब तक सभी लोगों को लग जाएगी या सरकार उसके लिए कोई डेट निश्चित किया है? जी डॉक्टर पीयूष, बहुत व्यावहारिक सवाल है इनका। जी, इसका चूंकि चिकित्सा विज्ञान से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं जो ये इसका अनुभव दे पाऊंगा एक सरकारी अधिकारी के रूप में दे पाना बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी संभव नहीं है कि वो कब तक में हो पाएगा और क्या हो पाएगा। लेकिन मैं मोटी तौर पर उन्हें व्यक्तिगत स्तर पे कुछ सलाह दे सकता हूँ। देखिए, जो बुजुर्ग है हमारे बीच और या जो कोई जो है जो कि दिव्यांग जन है, जो कोई भी मान लिया टीकाकरण जगह तक में जाने के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मेरा सभी लोगों से आग्रह ये है कि चाहे वो आपके परिवार में हो या आपके पड़ोस में हो, आपके कुनबे में हो, आपके मोहल्ले में हो या आपके अपने गांव के अंदर में हो,
ये कोविड एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो यह आपसे जो कोई भी युवा है उस घर में या फिर उस गांव में, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बुजुर्ग की देखभाल करते हुए वो खुद उनकी मदद करें। जो कोई भी व्यवस्था है, चाहे उनके पास साइकिल हो या फिर उनके पास गाड़ी हो या फिर कुछ दूर जैसे भी उनको साथ में जैसे वो उनकी मदद करें और उनको टीकाकरण केंद्र तक ले जाएं, क्योंकि इसमें कोल्ड चेन मेंटेन करना रहता है। अभी तक ये डोर टू डोर जो है वो टीकाकरण की नीति जो है वो हम लोगों ने अभी तक शुरू नहीं की है। तो इसके लिए जो है वो मदद करें कि उनको टीकाकरण केंद्र तक ले जाए। जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी 75 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, हर दिन जो 1 करोड़ से ज्यादा ये हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 1-1.5 महीने तक में ये पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग पहुंचते हैं उसके पहले भी, उस दौरान भी और अगले कुछ महीनों के बाद भी जो प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस हैं, जो सुरक्षा के तमाम मानक हैं, तमाम नियम हैं, उनका सभी देशवासी जो है पूरी सतर्कता के साथ और पूरे जोश के साथ और पूरी सावधानी के साथ उसका प्रयोग करते रहें। जी। कार्यक्रम में हम अपने अगले सवाल को लेते हैं जबलपुर से करण रजक जी। आइए सुनते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। करण जी, स्वागत है आपका। जी नवीन सर नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। सर मेरे क्वेश्चन था सर। सर वैक्सीनेशन कराने के लिए जो जाते हैं सर, तो वहाँ पे मतलब कोई विशेषज्ञ तो बैठे नहीं रहते हैं। हाँ। मतलब कि अपन पूछ पाए कि हमको क्या प्रॉब्लम्स है। वहाँ सर औपचारिकता ये रहती है सर कि सिर्फ ओनली मतलब बीपी चेक करते हैं और बस उसके बाद सर वैक्सीनेशन कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सर क्या करना चाहिए, किससे एडवाइस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? डॉक्टर पीयूष जी, वैक्सीन में जो वैक्सीन केंद्र पर मूल तौर पर जो व्यवस्था की गई है वो वैक्सीन और उससे रिलेटेड चीजों के लिए भी है। हर एक वैक्सीन केंद्र पर जो वैक्सीन से संबंधित जानकारी के लिए पोस्टर लगाए गए रहते हैं। अगर आपकी कोई सवाल है, एलर्जी है, तो वो संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी आपको बताएंगे। अगर किसी भी तरह से जो दूसरी आपकी जो बीमारी है या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है या प्रश्न है, उसके लिए मेरा आपको आग्रह हुआ कि जो कोई भी आपके गांव में जो कि स्वास्थ्य केंद्र है, दूसरा या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहां पर जाकर के आप उसका अपने सवाल का जो है वो जवाब उनसे पूछ सकते। जी डॉक्टर पीयूष, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए और सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। आपके माध्यम से तमाम सुनने वाले देशवासियों के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं अंत में बस यही 2 पंक्तियां कहूंगा कि कुछ देर और चलो, सफर अभी अधूरा है, हाथों में लिए हाथ चलो, सब साथ साथ चलो, सफर अभी अधूरा है। जी धन्यवाद डॉक्टर पीयूष। डॉक्टर पीयूष की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जितनी भी सावधानियों की चर्चा हुई, कोरोना से बचने के जितने भी उपाय बताए गए, उनका आप लगातार पालन करते रहेंगे। बहरहाल कल 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।